हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत मज़े में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का मैसेज और बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हैं। जो बच्चे इनफैक्ट 12th में हैं उनको काफ़ी डाउट है अभी कि सर CUT का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, अगर CUT में नंबर आएगा नहीं आएगा, तैयारी कैसे करेंगे क्योंकि टाइम कम मिलेगा एग्ज़ाम के बाद बोर्ड्स के। तो बहुत सारे क्या हैं प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी है और जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करें CUT के एग्ज़ाम के लिए, जो कि अब आएगा आपके 12th के बाद। और अभी आप 12th में ऑलरेडी होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं नेचुरली है। और अब आप कैसे तैयारी करें विद योर बोर्ड्स फॉर योर CUT एग्ज़ाम, जिसको आपको क्या करेगा, आपको आपके कॉलेज में एडमिशन दिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। उसी के थ्रू आप अपने रेगुलर कॉलेज में जा सकते हैं। तो क्या किया जाए और कैसे तैयारी को बढ़िया बनाया जाए, तो सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स की बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल तो जो बच्चे अभी 12th में हैं, तो सबसे पहले जब आप अपने 12th के बोर्ड्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलें साथ साथ ही। क्यों, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद जब आपको CUT का एग्ज़ाम देना है, इट्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको उस माइंडसेट से निकलकर जो कि आप बोर्ड्स में देने वाले हैं वो माइंडसेट अलग होगा, और जो आप CUT का एग्ज़ाम देंगे वो माइंडसेट थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ MCQ पोर्शन मिलने वाला है एग्ज़ाम में। और यहाँ पर जो आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो कैसा रहने वाला है, वो पूरा आपका MCQ प्लस आपका जो पैटर्न रहता है सब्जेक्टिव वाला वो रहेगा। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो कि आप अभी टाइम है आपके पास तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप वहाँ पर जाएंगे और एग्ज़ाम लिखेंगे CUT का, लिखेंगे मतलब आप MCQ पे टिक करेंगे, तो आप जानते हैं कि MCQ पे टिक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर सही हुआ तो पूरे नंबर मिलने हैं और गलत हुआ तो पूरे नंबर कटने हैं। और मज़े की बात तो दोस्त ये भी है ना कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पूरे नंबर नहीं कटेंगे बल्कि जो सही है उसमें से भी नंबर कटेगा। तो अब MCQ टिक आप नहीं कर सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड्स के साथ, अपने 12th के साथ कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास वहाँ पर टाइम नहीं होगा ये सब करने का, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रहने वाला है और वहाँ पर आपको MCQ माइंडसेट से पढ़ना है। बट MCQ बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के तो हो ही नहीं सकते। दूसरी बात ये भी मेरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ चैप्टर हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे CUT के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछता है 200 मार्क्स के लिए। कितने क्वेश्चन पूछता है? 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है और टोटल एग्जाम मेरा कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का एक पेपर होता है, और जिसके अंदर से 50 में से हमें कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 40 क्वेश्चन को ट्राई करना होता है, यानी 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है बस। और एक क्वेश्चन गलत तो एक नंबर नेगेटिव, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। तो बस ये सारा गेम है पूरा का पूरा। ये हो गया 200 मार्क्स का। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किस तरीके से करना है। और अगर आपको ये दिख जाए कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर उसमें से कुछ चैप्टर अगर मैं आपको अभी बता दूं तो आपके लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आप अभी अपने 12th के साथ उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं उन चैप्टर पर। हालांकि आपको पढ़ने तो हैं ही, बट उनको आप और अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो थोड़े चैप्टर कैसे कभी कभी बच्चों को टेक्निकल भी लगते हैं। तो जैसे सबसे पहला चैप्टर अगर मैं यहाँ पर उठाऊँ अपना, तो पहला ही चैप्टर मैं क्या रखूँगा? कंपनी अकाउंट। जो हमारा कंपनी अकाउंट है, जो आपकी सेकंड वाली बुक रहती है आपके बोर्ड्स में, कंपनी अकाउंट, इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 7-8 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी सीधा 30 से 40 नंबर के बीच की रेंज आ गई हमारे लिए। अगर 6 से 8 क्वेश्चन बने तो 40 नंबर की सीधी कंपनी अकाउंट मेरी सीधी बन जाती है। और अगर मैंने 40 नंबर सिक्योर कर लिए तो मेरा सिर्फ 150 नंबर रह गए अब इसके आगे के। पहली बात ये। दूसरा चैप्टर कौन सा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? NPO का चैप्टर। ये चैप्टर नया रहेगा, क्योंकि 11th और 12th में चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, बट CUT में आपको ये पढ़ना पड़ता है और आपसे पूछता भी है एग्जाम में। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन अप्रॉक्स में यहाँ पर, और 6 से 8 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। तो देखो सिर्फ 2 चैप्टर करके ही मेरा अराउंड 80 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। तो समझ पा रहे हो कि क्या है और क्या चैप्टर रहते हैं इसके अंदर। डरने वाली कोई बात नहीं है। जो चैप्टर हमने अपने 12th में पढ़े हैं सेम वही चैप्टर मेरे CUT में वो पूछने वाला है। हाँ, सिर्फ सवाल ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे 12th में कट जाते हैं, वो जो मुझे CUT में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि एक तो NPO की ही बात हो गई मेरी, एक होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर,
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर हो गया एक। इसके अलावा एक चैप्टर और है, चैप्टर नहीं बल्कि अगर मैं इसे पूरी यूनिट बोल दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। एक होता है हमारा कौन सा वाला, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब ये नया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्त, इसके अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारे क्वेश्चंस या वो सारी बातें हमें पढ़नी पड़ती हैं और वो सब हमें देखना होता है। तो इसके अंदर वो सब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल है, ये इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो रटने वाला पोर्शन है। इसलिए CUT हमसे कहता है 50 में से 40 क्वेश्चन करो, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो बहुत से बच्चे तो ये वाला पोर्शन ही छोड़ के चले जाते हैं कि चलो यहाँ से इसे ऑप्शन में निकाल देंगे इस पूरे पोर्शन को। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ना छोड़ें। आपको क्या करना, रीड करना है। अगर आपने हल्का सा रीड कर लिया और कुछ कीवर्ड्स को कैच कर लिया तो आपको ईजी रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर रहेंगे जिनमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे NPO का आपके लिए नया चैप्टर पड़ेगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम कम रहेगा, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में नया चैप्टर पढ़ना, और चैप्टर बड़ा भी है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चैप्टर बड़ा भी है और इसमें इन डेप्थ नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। टाइम लगता है इसको समझने में, बट यहाँ पे टाइम नहीं होगा। तो ऐसा ना हो जाए कहीं आप ये NPO भी ना कर पाओ अच्छे से और आप ये भी पूरी तरीके छोड़ के चले जाओ, और फिर तो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। तो जो कमी यहाँ रह जाएगी वो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कवर करवा देगा, और जो कमी यहाँ रह जाएगी वो हमारा NPO कवर करवा देगा। तो हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, मतलब साथ में कि दोनों को पढ़ेंगे, जितना होगा बेस्ट होगा, देखा जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो अगर गलत हुआ तो दिक्कत हो जाएगी कि भाई जो सही क्वेश्चन है उसमें से हमें अपने नंबर देने पड़ेंगे, और जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर नंबर कट गए तो क्या हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी कि आपकी जो रैंक है वो आपकी रैंक बहुत दूर चली जाएगी आपके कॉलेज की रैंक से। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी रैंक को सिक्योर करना है और जिससे हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। और हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, हमारा टारगेट रहना चाहिए टॉप कॉलेजेस। टारगेट टॉप कॉलेज होगा तब तो जाके हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हमारा टारगेट ही अगर फुद्दू कॉलेज होगा तो फिर जाना ही बेकार है कॉलेज। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, ऐसा जरूरत नहीं है फिर कॉलेज जाने की, ठीक है। तो टारगेट रखो एकदम बढ़िया, ठीक है। जस्ट लाइक SRCC, हिंदू कॉलेज, ऐसे टारगेट रखोगे तो अच्छा भी रहेगा, ठीक है। हंसराज कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज को टारगेट करोगे तो मजा आएगा, और मजा आएगा मतलब कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपके करियर के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट आप जाओगे किसी फुद्दू कॉलेज में तो फिर तो इससे अच्छा कुछ और काम कर लो, कुछ और कोर्स कर लो या कुछ और चीज़ कर लो जो आपके फ्यूचर में काम आए, वरना सिर्फ ग्रेजुएट कहलाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस अगले कुछ महीनों की मेहनत है, और 12th तो आप कर ही रहे हैं तो उसमें तो मेहनत लगानी है। तो बस मेहनत भी लगाओ, साथ साथ सिर्फ एग्जाम ओरिएंट होकर के ना पढ़ो, बल्कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जैसे ज़्यादा करो आपको यहाँ पे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े। यहाँ पे सिर्फ क्या करो, MCQs करो, आपको कॉन्सेप्ट पे मगजमारी ना करनी पड़े, एक्सेप्ट जो आपके लिए नया पोर्शन है, तो ये वाला और एक NPO वाला और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला। बस ये जो चीज़ें ये नहीं रह जाएंगी, तो इसमें आप अपनी मेहनत करो, वहाँ पर देखा जाएगा। बट बाकी जो हमारा काम का जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसमें तो हमें ऐसा ना हो कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दोबारा जाकर के, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला, कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये मानेंगे आप पहले पढ़ के आए हैं। ज़्यादा डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। 15-20 दिन का टाइम मिलता है, तो 15-20 दिन में आप खुद ही बताओ, 15-20 दिन में तो आपकी एक पूरी पार्टनरशिप की बुक भी खत्म नहीं होती है। याद है ना, जो अभी आप पढ़ रहे होंगे कितना टाइम लगता है तो खत्म करने में, तो नेचुरल है। तो वहाँ तो पूरा तीनों बुक पढ़ानी है, रेशियोज भी है इसके बाद, रेशियो से भी 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेशियो वाला चैप्टर होगा एक हमारा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए ये आपके 12th में है, आप इनको अच्छे से करो। तीसरी बुक के चैप्टर हैं रेशियो, कैश फ्लो, NPO तो आपका है ही नहीं, और कंपनी अकाउंट, फिर पार्टनरशिप से आता है। बस ये हमारा मेन पोर्शन। अगर आपने इन पर फोकस अच्छे से कर लिया तो फिर तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने से रोक सके। बाकी आपको और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएंगे, या फोन नंबर जो होगा आप इन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी आपको गाइडेंस, आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कॉल के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको सारी बातों का अच्छे से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी अभी ये रही बात अकाउंट्स की, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, बाकी सब स्ट्रैटेजीज और बाकी सब सब्जेक्ट के ऊपर जो बातें करनी है वो भी वीडियो में आपको लेके आने वाला हूँ अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बने रहिए और बाकी सीखते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप अकाउंट्स को नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैंने पहले अकाउंट्स को पिक करा आज वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप BCom ऑनर्स में भी जाते हैं तो BCom ऑनर्स में भी क्या है, अकाउंट्स तो कंपलसरी रहने वाला है ना, तो फिर आपको जो देना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग करो, जिसने अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर लिया उसका आराम से अच्छे कॉलेज में आना तय ही है। अकाउंट्स एंड इंग्लिश, जिसने अकाउंट्स और इंग्लिश से फोकस करा अच्छे से, उसका कॉलेज अच्छा हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए अभी टाइम है, और आप कहोगे सर अभी से वीडियो क्यों बना दिया, अभी तो हमें ये वीडियो देखनी भी नहीं है। भाई अभी नहीं देखोगे, लेकिन बाद में बोर्ड्स के बाद यही देखोगे।
बट वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जब टाइम है ना, तो टाइम का सही से यूटिलाइज करना तो सीखो, और यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए वीडियो अभी आपको मैं दे रहा हूँ बहुत ऑलरेडी 6 महीने पहले ही। तो मजे ही मजे हैं, फोकस करो साथ साथ दोनों चीज़ों पे, हो सकता है सफिशिएंट टाइम है, लेकिन हाँ लास्ट का जो फरवरी मार्च वाला महीना होगा वहाँ पे सिर्फ अपने 12th पर फोकस करना, क्योंकि भाई वहाँ भी परसेंटेज मेरे को सिक्योर करनी है। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर के 10 मिनट हो गए, 10 मिनट की हो गई ना। नीचे आ रहा है देख, एरो के नीचे कर्सर है जो 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम कम था इसीलिए। चलो हमारी क्लास चालू होने वाली होगी अब। और नहीं बच्चे तुम्हारे सीमे के दोस्त बाकी कहाँ हैं? बाकी सब बाकी सारे अच्छा वो आ गए। मतलब जो भागे उनका तो अटेम्प्ट तो जून वाला है ना, मेरा और ये पड़ेगा सर होने वाला बच्चा। अरे देखो जितना जल्दी क्लासेस खत्म हो जाए उतना अच्छा रहता है, सेल्फ स्टडी के टाइम ज़्यादा मिलता है। तो जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर पाओगे उतना ज़्यादा चांस रहता है एग्जाम क्रैक करने के। क्लास लेने से कोई पास नहीं होता, सच्चाई यही है। क्लास लेने के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो पाएगी उतने चांसेस अच्छे होते हैं पास। फैक्ट है, बचपन से पता तुम्हें यारी बात तो हर अटेम्प्ट में नोटिस तुम भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, सबको पता होता है कि जितने ही बच्चे बैठे हैं सबका तो नहीं निकलेगा, सबका नहीं निकलता है। क्या कोई कितना भी 100% तो ऐसे ही नहीं निकालता, तो तुम कहाँ से निकाल दोगे? 100% तो ऐसे ही रिजल्ट नहीं आता, तो किसी एक कोचिंग में कैसे आ सकता है? लेकिन हाँ उनमें से बाकी जो बच्चे जो फोकस करेंगे, जो सही से प्लान अप करेंगे अपनी चीज़ों को, उनका ज़रूर निकलता है। लेकिन जो मस्ती में सिर्फ मस्ती में रहता है, मस्ती और पढ़ाई दोनों साथ लेके चल रहा है, उनका निकलता है। लेकिन जो सिर्फ मस्ती में ही रह जाएंगे, पढ़ाई को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, तो क्या लगता है? इसका जवाब तो सबके पास ही होता है। वो ध्यान रखो बस। ठीक है, क्लास के बाद जो करना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, रिविजन जरूरी है, तो ज़्यादा हो सके वो करो बस। और क्लास अगर तुम्हारी जितनी 3-4 महीने पहले खत्म हो तो इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 3-4 महीने तो बच्चे पहले क्लास में स्टार्ट करते हैं, उनकी क्लास खत्म होती है ऑलरेडी 15-20 दिन पहले एग्जाम से। अब कितना टाइम लगा रिविजन करने का? तुम्हारे पास 3 महीने पहले क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद तुम्हारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने में 30 बार रिवाइज कर सकते हो, एक बार नहीं 3 महीने में 30 बार रिवाइज करते हो, सही स्टडी कर ली तो सोते जागते उठते बैठते कॉन्सेप्ट दिमाग में भूलेगा, उनसे तय गलत हो जाता है। इसलिए बाहर होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके क्लास खत्म करो। अपना तो 3 चैप्टर खत्म हो गए आज, इसके अब आगे चैप्टर छोटे से हैं। और छोटे चैप्टर सेकंड चैप्टर ये कितनी जल्दी खत्म हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट वाला तुमने 2 यूनिट 3 क्लास में खत्म हो गया। टारगेट 4 क्लास का था, इसलिए वो एक क्लास वाला प्रोसेस मैंने रोका हुआ है, वो आगे उस क्लास में लेकर के बिजनेस साइकिल चालू उसी क्लास में करते हैं। तो हम ऑलरेडी 2 क्लास आगे चल रहे हैं अपने सेशन से, शेड्यूल से। वो एक क्लास का है, लेकिन अगली क्लास में इकोनॉमी को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इकोनॉमी ऑफ स्केल फिर चालू करूँगा, तो वो ऑलरेडी आधी क्लास नेक्स्ट वाली, उससे आधी अगली वाली, और उससे अगली में भी हम क्या 4 चैप्टर चालू कर देंगे। फिर तो अपने शेड्यूल से ऑलरेडी 2 क्लास आगे इतना टारगेट है। टारगेट हमारे क्या है 40 क्लास के अप्रॉक्स का रहता है, 40 का 40 खत्म कर देता है। तुम्हारा तो CMA का है ना, तुम्हारा तो अभी खत्म हो जाएगा अगले 10 दिन में। इको का तुम्हारा मैनेजमेंट वाला पोर्शन बचेगा ना, बस आपस मैनेजमेंट तो हो गया। तुम्हारा तो ऑलमोस्ट हो ही गया, 3 चैप्टर हो गए। तुम्हारे में है क्या? मार्केट बचा है, बिजनेस साइकिल तुम्हारे कोर्स में है नहीं, मार्केट वाला चैप्टर है बस एक, तुम्हारा तो एक चैप्टर बचा है और एक चैप्टर और बचा उसके बाद मनी बैंकिंग वाला। हाँ वो इनका चैप्टर नंबर 8 है, वो तो सर कब से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ वही आता है वैसे ढंग से वही पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 8 है इनका CA वालों का, तो इनका जब चैप्टर 8 करेंगे तो तुम्हारा वाला होगा। तुम्हारे 2 चैप्टर बचे हैं, तो तुम्हारा तो नहीं पढ़ेगा। मैं तो इनकी बात करता है, इनको लगेंगे इतना टाइम, तुम्हारा तो खत्म हो गया। तुम्हारा तो कितना बहुत छोटा कोर्स है तुम्हारा CA का इको का, तो साथ में मैनेजमेंट